नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूं और चर्चा होगी सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के। आज उनके जो विचार थे, उनके जो काम किए गए हैं, उस पे एक एपिसोड एटीएन लाइव चला रहा है और उसी एपिसोड कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी शहाबुद्दीन साहब अपने गांव बैठते थे या कहीं और भी बैठते थे शहर के किसी हिस्से में, तो एक दरबार भी लगता था। तो उस दरबार में लोग फरियाद लेके आते थे अपनी, और उस फरियादियों के साथ क्या क्या होता था। हालांकि जनता दरबार आज भी लगता है, लेकिन वहाँ चाहे वो मुख्यमंत्री का हो या किसी अधिकारी का हो, इंसाफ मिलता है या नहीं ये आप सभी जानते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के दरबार में जब कोई फरियादी अपनी फरियाद को लेकर के पहुंचता था, उस समय क्या क्या होता था, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में हमेशा की तरह शामिल हैं अजय तिवारी जी, और वो बताएंगे कि उस दरबार में जो फैसले होते थे वो जो विरोधी थे वो भी मानते थे और जिनके पक्ष में फैसला वो भी मानते थे। लेकिन फैसले होते कैसे थे? तिवारी जी, आज हम दरबार की बात करेंगे। कैसा होता था शहाबुद्दीन साहब का? देखिए, शहाबुद्दीन साहब का कोई दरबार नहीं होता था। लोग उनसे मिलने आते थे। उनका डेली रूटीन जो था, सुबह उठने के बाद, दिनचर्या करने के बाद नमाज वमाज पढ़ के और बुक्स पढ़ना था। बुक्स पढ़ने के बाद फिर आके अपना बैठते थे। सुबह सुबह गांव जवार के लोग पहुंच जाते थे। लोग अपने अपनी समस्याओं लेके, समस्याओं का वो अपना सुनते थे। सुनने के बाद जो भी उचित उनको लगता था कि क्या इसमें न्याय संगत था, उस हिसाब से लोगों को, दोनों पक्षों को बुला के बोल देते थे। दोनों पक्ष उसको मानते थे। किसी को कोई गिला शिकवा उसमें नहीं रहता था। उसके दरमियान जब उनके दरबार से केस सॉल्व होना शुरू हुआ और जो लोग सिवान के लोग पहुंचते थे और उनका काम वहीं से हो जाता था। एक समय, उस समय बड़ा चर्चा में आया था कि जो अधिवक्ता लोग थे, जो छोटे छोटे अधिवक्ता हैं, उनके जीवन पे खतरा मंडराने लगा था। वो ये भी अब कहने लगे कि भाई अब तो मामला कोर्ट तक आता ही नहीं। वो सारे मामले जो कोर्ट में आने चाहिए थे, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, अब वो सारे मामले शहाबुद्दीन साहब वहीं पे बैठ के निपटा रहे हैं और दोनों पक्ष उसको मानता है। तो हमारी तो बने ज़िंदगी कैसे कटेगी? क्या इस तरह का कुछ वाकया आया था उस समय? नहीं नहीं, ऐसी कोई वाकया नहीं थी। कुछ विरोधियों द्वारा ये दुष्प्रचार किया गया था। वकील भी सारे खुश थे। वकील को देखिए क्या है कि जब न्याय समय पे नहीं मिलेगा ना, तो लोग न्याय के लिए भटकेंगे। शहाबुद्दीन साहब के पास क्या था कि जो भी जाता था, जो भी कि मतलब कि कोई क्रिमिनल केसेस को नहीं सॉल्व करते थे। माने किसी के ज़मीन का हुआ, किसी का रास्ते का लफड़ा हुआ, नाली का रास्ता हुआ, ये सारे मामले वहीं पे सुलझ जाए। रास्ता हुआ, नाली का हुआ, या दो भाइयों के बीच का झगड़ा है, तो वो बोलते थे भैया क्या ज़रूरत है तुम लोगों का लड़ने का, लड़ोगे यहाँ दोनों को पैसा बर्बाद होगा। उससे अच्छा बैठ के इसको समझ लो क्या फैक्ट है। और दोनों आदमी इस चीज़ को मान लेते थे, झगड़े ख़त्म। छोटी छोटी बातों के लिए आपको अगर कोर्ट जाना पड़े, पुलिस के पास जाना पड़े, तो फिर बेकार है ना। ग्राम पंचायत किस लिए बनाया गया? आज ग्राम पंचायत सही ढंग से काम करना शुरू कर दे तो हमको नहीं लग रहा है कि कोर्ट का आधा भार कम हो जाएगा। आधा भार कम हो जाएगा ग्राम पंचायत से। लेकिन ग्राम पंचायत का सही यूटिलाइजेशन नहीं है। लेकिन शहाबुद्दीन के पास उस समय लोग आते थे और जो फैक्ट था, उनको लगता था कि नहीं पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो पुलिस के पास भेज देते थे। नहीं इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, छोटे मोटे है, तो भाई दोनों बैठ के इसको अपना ख़त्म करो, क्या ज़रूरत है। लोग उस चीज़ को मानते थे। दरबार नहीं था कि कोई हम हमारे न, हमारे कहने का मतलब ये था कि वो दरबार जो था, जिसे हम दरबार कह रहे हैं, जो उनका जो आवाज़ था, एक नीचे बड़ा हॉल टाइप का था। एक फरियाद हम भी लेकर के उनके यहाँ गए हुए थे। हमारा भी फैसला हुआ। हम लोगों का आपसी आप दोनों भाई लोगों का मामला था। और बड़े तरीके से
बड़े जल्दी तरीके से, और हम दोनों लोगों ने माना भी था, तो उस समय हमने देखा था कि बीच में बैठते थे ये, और चारों तरफ लोग बैठते थे, चाहे उनके जन, चाहे विधायक हों, चाहे और लोग हों, और उसके बाद कई लोगों से राय मशवरा करके वो फाइनल फैसला सुनाते थे। तो हमने इसीलिए उसको दरबार कहा था कि वो दरबार लगता था सबसे राय मशवरा करके। आज जो साहबुद्दीन साहब उस समय किया करते थे, हमें लगता है कि शायद 15 साल 20 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, आज उस तरह के दरबार की कितनी ज़रूरत है। देखिए, आज उस तरह के लोग नहीं है कि उस तरह का दरबार लगाएंगे। ज़रूरत तो है, लेकिन उतना, अब जितने हैं स्वार्थी लोग हैं, निस्वार्थ कोई नहीं है। हाँ, तो फिर नहीं हो पाएगा। आप तो एक व्यवसायी वर्ग से थे, एक पत्रकार थे, तो आपका वो सुन लिए। यहाँ के जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी नेता हैं, जो उनके प्रति दुष्प्रचार किए हुए हैं, उनसे भी पूछिएगा तो उनका भी पंचायती वो किए हुए हैं। उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा काम किए हुए हैं कि वो आँख मिला के नहीं कभी बोल सकते, पीठ पीछे जो बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तिवारी जी, एक चीज़ तो हम जब कोरोना काल में यहाँ पे सभी लोग सफ़र कर रहे थे, और साहबुद्दीन साहब उस समय वो जीवित थे, लेकिन सीवान में नहीं थे, तिहाड़ में थे। जो उनके विरोधी थे उस समय, और आज भी, आज नहीं रहने के बाद उस व्यक्ति की कीमत समझ में आ रही है सीवान के लोगों को, कि काश आज वो व्यक्ति होता तो आज जो ये दुर्गति हो रही है सीवान शहर की, कम से कम वो ना होती। आज पुल के लिए, एक मामूली पुल के लिए हमें 6-6 महीना, 7-7 महीना सफ़र नहीं करना पड़ता। आज दुकानदार रो रहे हैं, उनकी दुकानदारी चौपट हो चुकी है इस पुल के लेकर के, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं है। आज अगर वो होते तो शहर का जो सौंदर्यीकरण था, वो जो हाथी के दांत लगे हुए हैं, बिजली के खंभे, और लेकिन लाइट नहीं जलता है, अंधेरे में डूब जाता है ये शहर, तो ये अंधेरा नहीं रहता, वहाँ रोशनी हो जाती। आज अगर वो होते तो हॉस्पिटल तो है, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, कभी कभी बेड पे कुत्ते सोते हैं, ये व्यवस्था चेंज हो जाती। आज अगर वो रहते तो अभी बहुत कुछ शिक्षा को लेकर के भी है। ये सारे समस्या तो जो आज उनके विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं कि अब उनका लोहा मान रहे हैं कि नहीं, वो हर व्यक्ति साहबुद्दीन नहीं हो सकता। देखिए, आपने इस चीज़ को छेड़ा कि हर व्यक्ति साहबुद्दीन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, है भी नहीं, आने वाले समय में होने जा रहा सीवान के लिए। हाँ, वो सब वही नहीं हो रहा। साहबुद्दीन सुबह उठते थे, उसके बाद वो सीवान के लिए सोचते थे, सोते थे तो सीवान के लिए सोचते थे। आज के नेता सीवान के लिए नहीं सोच रहे हैं। आज के नेता अपना बैंक अकाउंट भरने के लिए सोच रहे हैं, अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य। जी। तो बहुत फ़र्क है। हम उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर किसी का कर रहे हैं, लेकिन आपको फैक्ट बता रहे हैं। साहबुद्दीन अगर होते तो दहा नदी नहीं होता, दहा नदी का पुल का प्रॉब्लम नहीं होता आज के डेट में। आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल का प्रॉब्लम नहीं होता। साहबुद्दीन ने गलत काम किया था, हॉस्पिटल को सुधार के, एजुकेशन को सुधार के। यहाँ के नेताओं को, यहाँ की जनता को बहुरुपया नेता पसंद है, काम वाला नहीं पसंद है। इसीलिए आज के जो जनप्रतिनिधि है, जो काम भी करना चाहता है, वो भी भाग जाता। ये साहबुद्दीन किए तो वो हो गया, तो हम क्यों करें? जब यहाँ की जनता साहबुद्दीन की नहीं हुई तो हमारी क्यों होगी? तो वो अपना जेब नहीं ऐसा तिवारी जी, ऐसा थोड़े है कि साहबुद्दीन सीवान की जनता उनका साथ नहीं दिया। लंबे समय तक वो सीवान के सांसद रहे। हम बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह बहुरुपया नेताओं के चक्कर में सीवान की जनता पड़ी, अब समझ में आ रहा। तो इस कारण भी आपको देखिएगा ना कि जनप्रतिनिधि लोग भागते हैं वर्क करने से, सही डिसीजन नहीं। दहा नदी पुल क्या है? आप पुल का कैपेसिटी है 20 टन का, और उस पर ट्रक चलाइएगा 100 टन का, तो पुल का लाइफ क्या होगा? अभी तो रेनुआ पुल भी कभी भी धंस जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि उस पर लोड भी, वो भी 20 टन का कैपेसिटी है, उस पर 100 टन चल रहा। प्रशासन का उस पर नींद नहीं टूट रहा, वो भी कभी भी फंस सकता। बाईपास से जाना चाहिए, उसकी कैपेसिटी 50 टन का है, तो उस पर देखिए, उस पर बात लोग नहीं कर रहे हैं।
बात कर रहे हैं कि पुल इतना जल्दी धंस गया, क्यों धंसा, इस पे तो गौर करनी चाहिए। इसके लिए टोटल जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि ना है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को रोक लगाना चाहिए था, पुल निगम को रोक लगाना चाहिए था। कितना कैपेसिटी का पुल नहीं है, इस पर क्यों चल रहा? उस शहर के लोगों के चलने के लिए पुल बना था। आज उसका दिक्कत कौन भोग रहा है? यहाँ की जनता भोग रही है, यहाँ की जनता भोग रही है। रेनुआ पुल आपको किसी दिन नहीं सुन लिया अगर रेनुआ पुल धंस गया, नहीं है, उस चीज नहीं है। शहाबुद्दीन कोई नहीं है कि टेंडर बाद में होगा, देखेंगे, पहले इसको बनवाओ। ये आज के जनप्रतिनिधि में नहीं है, खड़ा होकर कोई काम करवा दे। तो बहुत फर्क है भाई। आप नाला की बात कर रहे हैं, आप म्यूनसिपैलिटी की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि शहाबुद्दीन के हटने के बाद हमको लग रहा है कि 50 करोड़ का ऊपर का नाला बना होगा सीवान शहर में। हाँ, आप मेरे घर के सामने देखिए, आप मेरे घर के सामने देखिए, एक नाला बना हुआ, एक नाला आपका बना हुआ झगड़ावा पीपल बीच से कॉलेज के पीछे से निकल के आता है, यहाँ उनके घर के पास मिलता है। एक आपको सब्जी मंडी वाला बना हुआ, 3 नाला उन्होंने बनवाया। पहले शहर में पानी लगता था, लेकिन तीनों नाला आज भी वर्क कर रहा है, सारा पानी घिस के वही नदी में फेंकता है। लेकिन उसके बाद जितने नाला बने हैं, कोई नाला और वर्किंग में हो तो आप हमको बता दीजिए। कोई नाला एक वार्ड से दूसरे वार्ड से वो लिंक है ही नहीं। इतना बड़ा लूट तो कहीं भी हुआ ही नहीं है। नगर पालिका में या यहाँ के जो भी प्रशासन ने जो वर्क करवाया, ये तो जब प्लानिंग आप करते हैं किसी नाला का या किसी सड़क का, उसी समय देखना चाहिए कि भाई ये नाला अब ऐसे हो रहा है कि फलाने के मकान से फलाने के मकान तक, तो ये पानी जाएगा कहाँ, उसके बाद ये पानी कहाँ जाएगा। तो आज यही वजह है कि चाहे वो फतेहपुर का इलाका हो, आपके आनंद नगर का इलाका हो, नई बस्ती का इलाका हो, वो पानी के नीचे डूबा हुआ। आज भी फतेहपुर का कई इलाका रोड है वो पानी में डूबा हुआ। देखिए हम क्या बोले, यहाँ जनप्रतिनिधि का दोष नहीं है, किसी वार्ड पार्षद का दोष नहीं है, ये दोष यहाँ का ईओ का है, एग्जीक्यूटिव अफसर का है, यहाँ के इंजीनियर का है। उसने प्लानिंग नहीं किया कि अगर नाला बन रहा है तो इस नाला का अटैचमेंट किस नाला से होगा कि पानी जाके नदी में गिरे। ये व्यवस्था इंजीनियर को करना। सुनिए बता रहा, एक फैक्ट आप जान लीजिए कि यहाँ दोष इंजीनियर का है, यहाँ दोष ईओ का है। उन्होंने प्लानिंग नहीं की। वार्ड कमिश्नरों को क्या पता है? हम देखिए हम लेकिन सर ठीक है ना, वार्ड कमिश्नर को पता नहीं है और किसी को पता नहीं है, लेकिन कम से कम सांसद विधायक को इनको तो पता होना चाहिए कि हमारा शहर किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए शहर के जो विधायक हैं या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको देखना चाहिए, उनका भी फंड है, उनको भी करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं है ना। आप वही शहाबुद्दीन से तुलना कर रहे हैं। शहाबुद्दीन सीवान के बारे में सोचते थे, उठते थे तो सीवान और सोते थे तो सीवान। ये लोग उठते हैं तो अपना बैंक अकाउंट, शाम को सोते हैं तो देखते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया। ये दोनों में बहुत फ़र्क है। वो सीवान के लिए जिए, सीवान के लिए ही मरे। लास्ट डे तक भी उनको सीवान का चिंता था। तो सीवान सोचने वही कर रहे हैं ना। 3 नाला जो बना है, आज भी वही 3 नाला वर्क कर रहा है, जो शहर का पानी को खींच के ले रहा है। कभी कभी तो वो भी ओवरफ्लो हो जाता है। अगर ढंग से समय से उसकी सफाई हो जाती तो कम से कम ये सारे इलाके डूबते नहीं। यही सच्चाई है। कहाँ सफाई हो रहा? वो भर गया नाला, वो नाला भर गया, उसकी सफाई तो ही नहीं करवा पा रहे हैं। और फिर हो सकता है कि करोड़ों रुपए का फिर कोई अनुदान ला दिया जाए कि नया नाला बनेगा। ये ख़त्म कर दिए, सफाई होगी नहीं तो आप कितनों नाला बनवा लीजिए, और जब तक आप मास्टर प्लान के तहत काम नहीं कीजिएगा, शहर तो ऐसे ही डूबेगा। देखिए आपको हम बता दें, मास्टर प्लान के तहत काम करने वाले यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, आज के डेट में चुनाव पैसे के चुनाव हो गया। खुल के बात हो रहा है, थोड़ा आप सुन लीजिए। पैसे का चुनाव हो गया, आप पैसे नहीं दीजिएगा आपको वोट नहीं मिलेगा। तो जब हम वोट खरीद रहे हैं तो हम तो पहले अपना जो पैसा इन्वेस्ट किए वो उसको निकालने के चक्कर में रहेंगे ना। पहले के इलेक्शन में आज के इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, यहाँ का यूथ जब तक जागरूक नहीं होगा, यहाँ के व्यवसायी जब तक जागरूक नहीं होगा, यहाँ के बुद्धिजीवी क्लास जब तक जागरूक नहीं होगा, वो अपने हक का लड़ाई नहीं उठाएगा,
तब तक ऐसे लूट होते रहेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा हुई हम लोगों के बीच। लेकिन तिवारी जी, अब एक अंतिम सवाल हमारा ये होगा, अभी तो बहुत कुछ आपसे जानना है हमें, कि जैसे आपने कहा कि आज के नेता जो हैं वो सुबह उठते हैं तो अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं, शाम को उनको परिवार दिखाई देता है। जब तो आप, अब एक छोटा सा सवाल है, अगर शहाबुद्दीन साहब आज हम लोगों के बीच होते और बिल्कुल सामान्य तरीके से होते, तो क्या उनके जिस तरह से आज जो भी नेता है वो हर चाहता है कि भाई उनके रहते रहते उनके परिवार के लोग सेटल हो जाएं, फिर क्या पता कल क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच होते और बिल्कुल सामान्य तरीके से वो अपना काम करते, तो क्या हिना साहब या उनके पुत्र ओसामा साहब राजनीति में कभी आप लोगों से इस तरह की चर्चा हुई कि मेरे बाद मेरी पत्नी संभालेगी या लड़का संभालेगा? क्या इस तरह का कभी सोच उन्होंने रखा था? नहीं, देखिए, हिना साहब को आप देखिएगा, बिल्कुल एक शिक्षित पारिवारिक महिला है। बहुत मजबूरी में उनको बाहर आना पड़ा। हाँ, वो तो हम लोग आपको बता रहा, बहुत मजबूरी में बाहर आना पड़ा। और शहाबुद्दीन साहब के बेटे की बात कर रहे हैं, तो शहाबुद्दीन साहब कभी भी अपने बेटे को आगे नहीं किए। नहीं लाना चाहते, वो तो हम लोग देखिए। आज उस लड़के के ऊपर फादर के साया उठने के बाद, जो एकदम बिल्कुल इस सब चीज़ से दूर था, सारा बर्डन आ गया। और उसमें विरोधी दल कैसे उसको डैमेज करें, कैसे उसको लपेटे में ले, इस पे लगे हुए हैं। ना, वो तो ठीक है, वो तो उनका विरोधियों का काम है। विरोधियों का काम है, वो लगे हुए हैं। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने कभी भी नहीं कोशिश किया कि हम परिवार के लोगों को हम लाएं। मजबूरी में आना पड़ा उनके वाइफ को, बिल्कुल घरेलू महिला है। उस समय हम लोग देखते थे कि उनके भाई भी थे, लेकिन कहीं उस तरह की बात नहीं होती थी कि कोई उनके भाई कहीं कोई जा करके कुछ उल्टा सीधा या कहीं किसी को कुछ बातें कहना, इस तरह की बातें नहीं दिखी। परिवारवाद कहीं नहीं दिखाई देता था। कहीं नहीं था। अपने भाई को उनका, आप क्या बता, शमसू भैया को आप देखे होंगे, ग्यासू भैया को आप देख रहे हैं, ग्यासू भैया भी हैं, शमसू भैया नहीं हैं। आप इन लोगों को देखे होइएगा, देखने से अनुमान लग जाता है कि क्या ये शहाबुद्दीन के भाई हैं। कभी वो अपने परिवार को आगे नहीं किए, लोगों को आगे किया। जिसको आगे किए वही उनके पीठ में खूब छूना घोपा। जिसको जिसको किए हैं, एक आदमी नहीं, जिसको जिसको किए हैं, सबने उनके पेट में छूना घोपा। लेकिन वो उस चीज़ को कभी परवाह नहीं की। वो अपना काम बस सिवान तो सिवान, इसके आगे वो नहीं कहीं बढ़ने की कोशिश किए हैं, ना कोई पीछे हटने की कोशिश की। उनकी सोच में बस सिर्फ सिवान था कि सिवान को हम कैसे एक सुंदर शहर बना, यहाँ के एजुकेशन हो, हेल्थ का हो मैटर हो, या हॉस्पिटल का हो, या सड़क हो, स्पोर्ट्स वगैरह। हाँ जो भी है, सब चीज़ के बारे में सोचते थे कि कितना बेटर हम दें लोगों को। चलिए, आपने देखा कि अजय तिवारी जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उस दरबार के बारे में और उस दरबार के भी बारे में उन्होंने बड़े कम शब्दों में लेकिन विस्तार से बताया। और उसके बाद से जिस परिवारवाद को लेकर के आज चारों तरफ, चाहे वो सिवान हो, पटना हो, दिल्ली हो, कहीं भी परिवारवाद आज हावी है। हर नेता चाहता है कि उसके सामने उसके परिवार के जो नई पीढ़ी है वो एस्टेब्लिश कर जाए, लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने कभी नहीं चाहा। और जैसे कि हमारा सवाल ही था कि जब शहाबुद्दीन साहब अगर आज जीवित होते, हम लोगों के बीच होते, तो क्या हिना साहब उनके सामने राजनीति में आती, या उनके पुत्र जो ओसामा साहब हैं क्या वो राजनीति में आते? तो उन्होंने साफ शब्दों में जवाब दिया कि यह कहीं भी माने बिल्कुल असंभव बात थी। जब तक जीवित थे उनके परिवार के किसी सदस्य को कभी भी शहाबुद्दीन साहब ने सामने लाने का काम नहीं किया। वो अकेले सिवान के लिए जीते थे और सिवान के लिए सोचते थे, और सोचते 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 आज सिवान के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। हम इसी तरह आपको उनसे जुड़े हुए जो किस्से हैं वो हम आपको बताएंगे कि शहाबुद्दीन साहब किस जीवट के व्यक्ति थे। आगे अभी बहुत कुछ है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं।